आमरण अनशन का 9वां दिन। कोई जूस सा पी न सके किसी का जिस्म गाड़ कर, इसलिए हम लड़ रहे हैं अपनी सेहत मारकर। ये स्लोगन है, वक्तव्य है डॉक्टर ओम शंकर का। वो बीएचयू के कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। सबसे अहम मुद्दा है इस समय हृदय रोग का। हृदय रोग डिपार्टमेंट के बेड को लेकर के इनका धरना चल रहा है, और इनका धरना केवल बेड को लेकर के नहीं है, ये आमरण अनशन पे हैं इसलिए क्योंकि बीएचयू में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम छेड़ चुके हैं और आमरण अनशन पे हैं। एक चिकित्सक जिसका कोई निजी इशू नहीं है, वो आम जन के लिए आमरण अनशन पे बैठा है। अब उनका ध्येय है कि वो तब तक आमरण अनशन पे रहेंगे जब तक ये भ्रष्टाचार मुक्त न हो जाए बीएचयू, ये जो इनकी मांगे हैं वो पूरी न हो जाए, ये मुहिम जारी रहेगी। इनके मुहिम से लगातार लोगों का समर्थन जुड़ रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। साहित्यकार, एडवोकेट, छात्र, आमजन, किसान, साधु संत सभी लोग जुड़ रहे हैं। ये नाम लेने बस का नहीं है, क्योंकि ये आम जन की लड़ाई है और इनका काम बस जगाना है। डॉक्टर ओम शंकर ये अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आम जन को जागना होगा। एक स्वतः स्फूर्त क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करना होगा। ये रिवॉल्यूशनरी आंदोलन होगा, तभी इसको अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। ये केवल बीएचयू के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है। कैसे यहाँ के कुलपति, यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक, यहाँ के चिकित्सा निदेशक किस दबाव में हैं या किस प्रलोभन में हैं, जो इस महामना की बगिया को पेड़ काट करके, इसकी सुविधाओं से वंचित करके, इसका निजीकरण करके, इसमें अनियमितताएं पैदा करके और क्या करना चाह रहे हैं इस महामना की बगिया के साथ, ये सबको देखना होगा। पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र या आमजन या आने वाले लोग इस तपती दोपहर में कैसे ये अन्न त्याग करके और अनशन पे हैं, सत्याग्रह पे हैं, महात्मा गांधी के रास्ते को चुने हैं, और इस रास्ते पे ये कैसे इस परिसर को, इस देश को इस भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की मुहिम छेड़ चुके हैं। सुनेंगे हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर जी को। ये सीधे रूबरू है आपसे, इनको सुने डॉक्टर ओम शंकर जी को। ये बड़ा दुखद है कि एक उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर अपने खुद के आश्वासन नहीं था, ये मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आश्वासन नहीं था, ये रिटन आदेश था, लिखित ऑर्डर। और अपने लिखित ऑर्डर से जब कोई व्यक्ति पलट जाए, वो कहे कि नहीं ऐसा मैंने निर्देश ही नहीं दिया था, तो आप आज के समय में किन के ऊपर यकीन करेंगे? फिर तो विश्वविद्यालय चलना, देश चलना, सरकार चलना बहुत ही ये तो नेताओं की तरफ लड़ना। जैसे आज के समय में कौन पार्टी और कौन नेता कब किधर पलटेंगे, वो उस तरह से अगर अधिकारी अपने लिखित आदेश से पलट जाए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और जब उच्च अधिकारी ही पलट जाए तो नीचे के व्यक्ति क्या वो ऐसे अधिकारी का सम्मान कर पाएंगे? अगर कोई व्यक्ति, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक भूल रहे हैं कि एक निदेशक है और निदेशक पद की एक अपनी गरिमा होती है। ये नेतागिरी नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है कि फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और उनका एक सम्मान है और पद का सम्मान है। अगर आप पद का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको निदेशक जैसे सम्मानित पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत प्रभाव से आपको इस्तीफा देना चाहिए और वापस जहां थे वहीं चले जाइए, क्योंकि आप जब आप उसकी गरिमा को स्थापित नहीं कर सकते, अपने लिखित आदेश को खुद अपने से पलट सकते हैं, तो आपको ऐसे गरिमामय पद और गरिमामय यूनिवर्सिटी में किस एक क्षण के लिए भी चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप मीडिया में जैसे फेक न्यूज और फॉल्स न्यूज और मैन्युफैक्चर्ड न्यूज और पेड न्यूज चलाया जा रहा है, आप वैसे अपने आप को बेच रहे हैं, जो कतापी बहुत बहुत और बहुत ही निंदनीय है। आप अपनी गरिमा को भूल जाइए। आपका व्यक्तित्व जो भी है वो अपनी जगह होगा, लेकिन आपने अपने आप को जहां गिराया है, मैं इसको न्यायालय में ले जाने जा रहा हूं और आपको वहां पर जवाब देना होगा
और इसी आदेश पर जवाब देना होगा। और वो जज साहब आपसे पूछेंगे कि आपको क्यों निदेशक पद पर बना रहना चाहिए, अगर आप खुद पे यकीन नहीं करते हैं तो, अगर आप अपने नीचे अधिकारी के डरा देने से डर जाते हैं तो, आप अपने नीचे अधिकारी के जो आपके आदेशों का अनुपालन नहीं करते, आप उनके प्रभाव में आके अपने उनके दबाव में उससे डर के, जिनको कि बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार नहीं है, आपको अपने ये भी नहीं पता कि बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार आपको है, कोई फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज, विदाउट एविडेंस कुछ भी कह देता है, आप उसके पीछे और उसकी बात मानकर चलते हैं, तो आपकी क्या कमजोरियां हैं, आपका उससे क्या संबंध है, और आप डर क्यों रहे? अगर आप डरते हैं तो आप रिजाइन करिए और वापस चले जाइए जहां से आए हैं। इस गरिमा पद को और इस विश्वविद्यालय की गरिमा को धूमिल ना करें। आपको अपने जो करना है, अगर नेतागिरी करना है और फ्लिप फ्लॉप करना है तो जाके, जो पार्टी है बहुत फ्लिप फ्लॉप वाला, जाके उसमें ज्वाइन कर ले। यह आदेश था, आश्वासन नहीं था, लिखित आदेश था, जिसको दूसरे ही दिन यानी 9 मार्च 2024 से लागू होना था। और वो भी सिर्फ इनका आदेश नहीं था, ये आदेश भी दूसरे समिति के आदेशों के ऊपर निर्भर था। जिस समिति ने ये आदेश दिए थे, उस समिति में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने सारे फर्जी जितने भी आर्गुमेंट थे वो सब दिए थे। आप बताइए, कोई मानसिक दिवालिया आदमी या पागल आदमी ही ये कह सकता है कि हृदय की बीमारियां जहां 30 गुने बढ़ गई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहां बेड 47 से घटाकर 41 कर दिया जाए? और वो गणित खेल रहे हैं कि हम 41 नहीं 47 नहीं, हम उनको 61 बेड दे रहे हैं, 48 नहीं 61 बेड दे रहे हैं। वो भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि प्री कैथ और पोस्ट कैथ बेड जो होता है वो ऑपरेशन थिएटर के सामने वेटिंग एरिया होता है, जहां मरीज पहले आते हैं, लेटाए जाते हैं ऑपरेशन से पहले। यहाँ भर्तियां नहीं होती, ये नॉन एडमिसिबल बेड है, वो किसी को अलॉट नहीं किया जाता है। ऐसे तो कोई कॉरिडोर भी कोई अलॉट कर देगा, किसी को कहेगा कि कॉरिडोर में जा रहे हैं कोई बेड लगा दीजिए, उस पर किसी को एडमिशन कर दिए, कोई कहे कि अस्पताल के छत पर एडमिशन करवा दीजिए। ऐसे नहीं होते, नियम कायदे कानून से चलता है ये विश्वविद्यालय। और ये लोगों ने सब मिलकर, चाहे डायरेक्टर साहब हो, चाहे चिकित्सा अधीक्षक हो, और ये निदेशक महोदय, अपने आप को जिस तरह से अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं और जिस तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अपमानित कर रहे हैं, इन सबको न्यायालय में जाकर माफी मांगनी होगी। ये और जो अपराधी होंगे उनको जेल जाना होगा। वो ऐसे नहीं कर सकते, ये मनमानी नहीं है। आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्ट और इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही, अपने गरिमा के हिसाब से ही पद का उपयोग करना होगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को दी, जो अभी तक कुछ लोग नहीं जान रहे थे उसको जान गए। और मैं बात कहना चाहता हूं कि ये आदेश जो था ये बेड का नहीं है। यहाँ आदेश बहुत ही क्लियर है, कमेटी का आदेश भी और इनका खुद का आदेश भी, और जो हमारा एग्रीमेंट था वो बहुत ही क्लियर है। यहाँ बेड नहीं है, इंटायर 4th फ्लोर है और हाफ ऑफ द 5th फ्लोर है। यहाँ बेड का कोई धंधा नहीं है। 41 बेड, 47 बेड, 43 बेड सब वो सेटल किया हुआ कमेटी के द्वारा, और उसी का फाइनल रिकमेंडेशन है। इसीलिए यहाँ इंटायर 4th फ्लोर और हाफ ऑफ द 5th फ्लोर है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के पास कोई भी बेड डिस्ट्रीब्यूशन का आदेश नहीं है। वो किसी भी विभाग को अगर उन्होंने कोई भी बेड एलोकेट किया है तो वो इलीगल है, और तुरंत प्रभाव से उसको वहां से जो निकाल फेंकना चाहिए यहाँ के जो सुरक्षा कर्मियों को, क्योंकि वो उनके पास अधिकार ही नहीं है। कल अगर कोई क्लर्क अगर ये आदेश दे दे कि ये जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इसको निकाल के फेंक दीजिए, या वो कहे कि ये जो विभाग का है हम किसी को दे देते दूसरे विभाग को, तो क्या क्लर्क को वो अधिकार है? उसी तरह मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी अन्य विभाग को बेड डिस्ट्रीब्यूट करे। सिर्फ ये व्यक्ति एक अपराधी है। ब्लड बैंक में खून नरपिचास है, जिसने जो IT के बच्चों के 653 यूनिट खून के बोतल बेच लिए थे। तो उन्होंने अपने इतना नीचा गिरा हुआ व्यक्ति जो एक अपराधी है, जिनको कमेटी ने अपराधी किया था, जिसकी वजह से चिकित्सा निरीक्षक और ब्लड बैंक के इंचार्ज वहां भी इन्होंने गुंडे की तरह जबरी कच्चा, जो एक गुंडा है, अपराधी है, वो व्यक्ति उसके विश्वास पर, उसके बाद वो विश्वास की जा सकती है। और वो व्यक्ति डिसाइड करता है कि ये विश्वविद्यालय कैसे चलेगा। ये तो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले पहले पढ़कर पास कर गए, जो अभी पढ़ रहे हैं, और यहाँ के टीचर हैं, एम्प्लॉय हैं, सबको ये समझना होगा कि क्या इस देश इस जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हमारे पुरखों ने अपने खून पसीनों से सींचा, जिसका सम्मान पूरी दुनिया में था, उसको इस निम्न स्तर तक गिरा दिया जाएगा और हम सब चुप रहेंगे। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थानों को भिन्न भिन्न अंगों को टुकड़ा टुकड़ा करके बेचा जा रहा है। पहले कोई MRI, तो कभी CT स्कैन, तो कभी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, तो कभी जो है पेड़ काट के बेच दे, ये कभी जो पैसा है तो अपने रिश्तेदारों को
बिना किसी पद सृजित करके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को खत्म करके वहां पर आप अपॉइंट कर दे, उसकी जो मन हो वो सैलरी निर्धारित कर दे। ये तो गुंडागर्दी लूट, मतलब ये लोग लुटेरे लग रहे हैं सर कहीं बाहर ही। और हमारा ये उनकी गलती नहीं सर, कोई अगर अधिकारी गुंडागर्दी फैला रहे, अराजकता फैला हुआ है और खुलेआम सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये हम विश्वविद्यालय के हर एक छात्र जो महामना के से किसी भी तरीके से अपने भावनात्मक लगाव रखते हैं, उन सबको इस विश्वविद्यालय को आज खड़े होकर विश्वविद्यालय को बचाना होगा। ओम शंकर अकेला नहीं लड़ पाएगा ये लड़ाई, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। आप इस लड़ाई में कूदें और इस विश्वविद्यालय को बर्बाद होने से, ध्वस्त होने से और इन लुटेरों के हाथों से खत्म हो जाने से पहले उठ खड़े हुई है, वरना आपका ना तो विश्वविद्यालय बनेगा, ना आपकी नौकरी बचेगी। आप भी निजी जैसे रेल बिक गया, रोड बिक गया और भी एयरपोर्ट बिक गया, सीपोर्ट बिक गया, ये विश्वविद्यालय बिकने जा रहा है। अगर आज भी आपने मेरी बातों को नहीं माना, इस तरह के जैसे निजीकरण आप देख लीजिए, नौकरी का निजीकरण बिना किसी चौराहे पूरे देश से लोगों को बीएचयू के कुलपति और एमएस से पूछना होगा, चिकित्सा अधीक्षक से, निदेशक से पूछना होगा कि ये आपने क्या मचा रखा है। ये आपका विश्वविद्यालय आप बेच रहे हो, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप इसको लूटने आए हो कि इस विश्वविद्यालय को मजबूत करने के लिए इंस्टीट्यूट आयोग ग्रांट मिला था आपको? इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का मतलब होता है लूटना और बेचना। जो एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि आप मार्बल के ऊपर जो है आप वो लगाएं, टाइल्स लगाएं और ग्रेनाइट लगाएं। आप मरीज की सुविधाएं बढ़ाने के बदला जो खाना मिलता था वो बंद कर दिए, जो दवाई मिलता था वो खत्म कर दिया आपने, और दाम बढ़ाकर जो कल 10 रुपए में होता था उसको 30 रुपए की पर्ची बना दी, तो जांच जो है 200 मिलती तो 400 कर दी। ये सुविधाएं बढ़ा रहे इतने। जब ये सब सुविधाएं थी तो इस मेडिकल इंस्टीट्यूशन को 2 करोड़ एनुअल इनकम बजट था, आज 170 करोड़ है। कहाँ जा रहे हैं वो 170 करोड़? कौन लूट रहा है? ये किसके पॉकेट में जा रहा है? किस तरह से भ्रष्टाचार है? कहाँ किसके पेट में समा रहा है? इस सब पर अगर विश्वविद्यालय के छात्र कर्मचारी अब नहीं उठे तो उनके हाथों से वो पल गुजर जाएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए ये विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय की गरिमा, महामना के आदर्श सब जबीदोष और मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं इसका अकेला मैं इसको रक्षा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको जगा सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आपको जानकारी नहीं है तो ये सब जो चीज नहीं है वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन अगर उसके बाद भी आपकी जमीर नहीं जगती है, आप उन आदर्श जिनके तहत, जिनके लिए, जिनकी वजह से आप इस विश्वविद्यालय में आए हैं उसको स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी आपको होगी। आपको हमेशा इस गुनाह के लिए सजा मिलेगी और अपने आप के आंखों में आंखें डालकर आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे।